आपकी आवाज आ रही है? सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। आ रही सर की आवाज अभी? हाँ सर आ रही है। ठीक है सर, ठीक है तो कॉपी पेन निकालो सर जी। अभी रिएक्ट शुरू होने से पहले बस खाली इतने पॉइंट्स लिखो। ये सारे टॉपिक फैन वैन सर जी सब बंद कर दो। आगे का तो चला लो यार, चला ले। ठीक है तो बताओ गुरुजी कौन कौन से टॉपिक आते हैं इसमें से? क्लास आता है, एरो फंक्शन आता है, वेरिएबल आता है, एरे मेथड्स अभी यूज ही नहीं, अभी हमने यूज ही नहीं किया। ठीक, तो एरे मेथड काट दो, रीस्ट्रक्चरिंग नहीं, ऑब्जेक्ट को वो वेरिएबल में कन्वर्ट करने वाली कहानी रिएक्ट के साथ में लिखेंगे। मॉड्यूल, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, टर्नरी ऑपरेटर, क्वेश्चन मार्क के साथ वाला, और एक एंड बचता है स्प्रेड ऑपरेटर। तो स्प्रेड का मतलब होता है ट्रिपल डॉट। तो अगर मुझे रिएक्ट अगर पढ़ना है तो रिएक्ट पढ़ने से पहले कम से कम पोर्शन हमें आना चाहिए, और उतना मेरे ख्याल से आता है। ठीक, नेक्स्ट पार्ट में अगर देखें तो इतना तो हमें पढ़ना पड़ेगा रिएक्ट की स्टार्टिंग करने के लिए। और रिएक्ट अगर मेरे को अडॉप्ट करना है तो मैं पहले से ये सजेस्ट करूंगा कि ट्राई, सब कुछ चलेगा। जो जावास्क्रिप्ट में लिखता है वो सारा आपको रिएक्ट के अंदर लिखना है। ठीक है, बस खाली इसका पैटर्न अडॉप्ट करना है कि कैसे और कैसे कैसे लिखे जा सकता है। तो रिएक्ट की पहली कहानी अपने पास दिमाग में स्टोर करके रख लो। इसमें ये पैटर्न अडॉप्ट करना पड़ेगा 100%। कि एक एग्जाम्पल अगर हमने किया तो कम से कम उसको 2 बार तो टाइप करना पड़ेगा।
ठीक। और टॉपिक्स की कहानी कुछ ऐसे बनाओ कि यहाँ पे देखो तो गिटहब की रिपॉजिटरी पे सारे फोल्डर्स बने बनाए पड़े हैं, तो यहीं से आइडिया लग जाएगा कि पहला कौन सा पढ़ेंगे, दूसरा कौन सा पढ़ेंगे और तीसरा कौन सा पढ़ेंगे। तो ट्राई करेंगे जब भी जैसे मान लो कि हम थर्ड अगर मॉड्यूल कर रहे हैं और थर्ड के एंड क्लास जैसे हम पहुंच गए, तो अगली क्लास में अगर एंट्री करी तो मॉड्यूल पढ़ गया। अगर आपको लगता है पैकेज बढ़ाना है अपना तो, और खाली जॉब करनी है तो फिर जितना हम कराते जाए उतना टाइप करते चले जाओ। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जो भी टॉपिक्स होंगे वो आपको सारे पहले की गिवन होंगे, ए टू जेड सारे के सारे। और यहीं से अगर देखें तो जो डेटा होगा मोस्टली अगर देखें तो जितना हम थ्योरी के नाम पे लिखेंगे वो सारा इंटरव्यू टाइप का डेटा है। और जिन लोगों ने भी वो इंटरव्यू वाले सेशन अगर दिए हैं तो एक पेपर देते हैं सॉल्व करने के लिए और बोलते हैं जी सॉल्व कर दो ये वाला पेपर। तो अगर रिएक्ट से जितने क्वेश्चन निकल के आएंगे वो हम यहाँ से टारगेट कर सकते हैं। और इसके अलावा जितने भी बचेंगे वो हम उठाएंगे ड्यूकैट के सिलेबस से। ठीक, जैसे डिफरेंस क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी और फीचर्स क्या क्या होंगे। और अगर देखा जाए तो ये भी कंपैरिजन आज की डेट में हमें कंफर्म पता होना चाहिए कि एक तो रिएक्ट चल रहा है और दूसरा चल रहा है नेक्स्ट जेएस। तो रिएक्ट और नेक्स्ट जेएस दोनों में डिफरेंस क्या होगा। डॉटनेट डॉटनेट बैकएंड में डॉटनेट कोर्स तो नहीं आपका। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये रहा आपका VP.MD का पहला वाला फाइल। ठीक, और इसकी कहानी कुछ ऐसे अज्यूम करें, सर जी नेट स्लो है ऑनलाइन वाले, सर जी अगर थोड़ा बहुत डिस्टर्ब हो तो मैनेज करना है। बिल्कुल इसी का एडवांस। तो अगर देखें जो हमने क्लास एंड ऑब्जेक्ट वाली जो कहानी पढ़ाई वो हमें टाइप स्क्रिप्ट में पढ़ानी चाहिए, टाइप स्क्रिप्ट के नाम पे। ठीक, लेकिन ज्यादातर जगह पे देखिए जेएस हमारे दिमाग में फिट हो चुका है, तो इसलिए हम जेएस का एक्सटेंशन ही बार बार एक्सटेंड कर रहे हैं, अलग अलग फ्लेवर्स नहीं बना रहे हैं। और अलग अलग फ्लेवर जब बनने शुरू होंगे तो हम खुद ही सीख जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे ड्यूकैट मेरे को आना है, तो ड्यूकैट आने के लिए क्या क्या व्हीकल्स हम यूज कर सकते हैं। ई रिक्शा पकड़ लेंगे पास में अगर है तो, थोड़ा दूर है तो ऑटो पकड़ लेंगे, है ना। पैसे ज्यादा हुए हैं तो रैपिडो बुक करके आएंगे, और ज्यादा हुए तो कैब बुक करके आएंगे, है ना। और कमरे में अगर पैसा भरा हुआ पड़ा है तो फिर अपनी पर्सनल गाड़ी से आएंगे। ठीक है, तो आपके पास क्या है, जिसके पास ज्यादा रिसोर्सेज है, मतलब ज्यादा अगर उसके बारे में इंफॉर्मेशन है तो ऑल्टरनेटिव को अपने आप ढूंढ सकता है। तो वही कुछ कहानी रखी है रियल टाइम स्टोरी वाली। तो यहाँ पे तो रिएक्ट के ऊपर अगर जाए तो बस कितनी देर कहानी बनती है। तो नोट कर दो अपने पास कॉपी में, हेडिंग डाल दो व्हाट इज रिएक्ट, एक लाइन का डेफिनेशन है। और अगर रिएक्ट के साथ में हमने डील किया तो घूमते फिरते बुखारी की 4 चीजें हमें दिखाई देंगी। पहला कंपोनेंट, दूसरा वर्चुअल डॉग, तीसरा हमें मिलेगा मैनेजमेंट, चौथा मिलेगा सीएसएस। ठीक, तो पहले ये दिमाग में रखना है कि ये 4 कीवर्ड आए। डेफिनेशन जितनी छोटी हो सकती है उतनी छोटी हमने चैट जीपीटी से फिल्टर करके रखी हुई है। तो अगर सोचे कि हमने खुद कंटेंट लिखा है तो नहीं लिखा, हमसे अच्छा चैट जीपीटी लिख देता है। तो वही कंटेंट सेम यहाँ पे, तो आपको प्रॉम्प्टिंग नहीं करनी पड़ेगी, प्रॉम्प्टिंग करके हमने रखा है। तो दोस्तों तो ये पहला व्हाट इज रिएक्ट के लिए ये सब। ठीक, पूरी जो डेटा लिखेंगे, डेटा में से क्या करेंगे, पूरा पूरा डेटा का इंग्लिश से हिंदी नहीं करवाएंगे। आपको जो वर्ड लगे खतरनाक टाइप का बस तो उसके नीचे अंडरलाइन करके बैठ जाए और उसी का मीनिंग पूछेंगे। डिस्प्ले शो आपका एक बार विंडोज जो स्वैप करके देखो शायद आ जाए।
एक्सेल सीट में लो, 10 मिनट के आसपास वो खराब करो। नहीं सर जी, मेरे पास पूरा रिकॉर्ड में रहता है। अब 2-3 साल बाद भी मिलोगे तो हम बता देंगे किस दिन आए थे, किस दिन नहीं आए थे। तो दोबारा अगर आएंगे एक बार बैच कंप्लीट करके तो ग्रुप में ऐड होती पता लग जाएगा कि आप पहले हमसे पढ़ चुके हो कि नहीं पढ़ चुके। अब मोबाइल नंबर चेंज करके आ जाओ तो बात अलग है। स्टार्टिंग में ये वाली क्लास पूरी भरी हुई पाई जाती थी और अब सब गायब है। पहले दिक्कत ये थी कि बैच नहीं चल रहा, अब दिक्कत है बैच क्यों चल रहा। तो हमारे दोनों मॉनिटर आज ऑनलाइन बैठे हैं। कहाँ बैठे हैं? एक तो आगे देखो, ये भी एक मॉनिटर साहब ये ऑनलाइन बैठे, दूसरे मॉनिटर साहब ये ऑनलाइन बैठे। दोनों ही लोग गुरुजी ऑनलाइन ले रहे हो आज। ठीक है सर जी, गोल नहीं मारना इस वाले वीक में। वेडनेसडे तक क्लास होगी, मैं पहले ही बता रहा हूँ, वेडनेसडे तक होगी। थर्सडे से लेके आपकी 23 तक का ऑफ रहेगा। मतलब मान के चलो आपका 17 से ऑफ रहेगा 23 तक, एक हफ्ते का पूरा। सर जी एक हफ्ते की मैं छुट्टी मारता हूँ अभी फिलहाल। तो उसके बाद दिवाली में आज जब छुट्टी मारोगे तो हम अपडेट कर लेंगे। दिवाली में जब तक हो सकेगा करते रहेंगे क्लास। जब आप बोल दोगे खत्म तो उसी बीच में हम नई टेक्नोलॉजी सीख डालेंगे 2-3 दिन में। ठीक है, तो अब अगर यहाँ से देख ले तो रिएक्ट की कहानी क्या है, अगर डेफिनेशन पढ़े तो क्या पता लग रहा है। एक तो लाइब्रेरी का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो जहां तक पूरी डेफिनेशंस खत्म हुई हैं उसी के नीचे अंडरलाइन करके 2 पॉइंट लिख दो, लाइब्रेरी वर्सेस फ्रेमवर्क। वर्सेस फ्रेमवर्क। ठीक है, अगर लाइब्रेरी की कहानी समझे एकदम शॉर्ट फॉर्म में, तो लाइब्रेरी का काम ये है कि जैसे आप कोई प्रोजेक्ट अगर बिल्ड कर रहे हो, अपना कोड तो लिखा ही लिखा, किसी बाहर का भी कोड उठा के उसी में एम्बेड करवा दिया, ये काम लाइब्रेरी का। और अगर फ्रेमवर्क होगा तो उसका सारा कोड खुद का होगा, सब कुछ उसका डेडिकेटेड होगा। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे रिएक्ट अगर हम पढ़ेंगे तो रिएक्ट में क्या है कि मेरे को राउटिंग पढ़नी पड़ेगी। राउटिंग का मतलब आपके लिंक्स को हैंडल करना। सर दोबारा बोलना। लाइब्रेरी का मतलब आपके पास में क्या है कि जहाँ पे एडिशनल चीजें आप अपने पास ऐड कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट में, तो उसको हम बोल देते हैं लाइब्रेरी। और जहाँ पे सारी चीजें A to Z एक ही बंदा बना के दे और वही मेरे को कंज्यूम करना हो, वो होगा फ्रेमवर्क। ठीक, और मोस्टली अगर देखें तो अगर रिएक्ट की लाइब्रेरी अगर हम छोड़ दें, जावास्क्रिप्ट की और कोई दूसरी लाइब्रेरी अगर पकड़े, तो मोस्टली लाइब्रेरी के अंदर में फंक्शंस मिलते हैं। जब भी कोई लाइब्रेरी का नाम लगेगा तो वहाँ फंक्शंस के ग्रुप्स मिलेंगे, लेकिन जैसे ही वर्ड बोला जाएगा फ्रेमवर्क, वहाँ पे सारा डेटा क्लास की फॉर्म में होगा।
और ये कॉमन सा डिफरेंस है। तो अब अगर देखें तो अगर मान लो लाइब्रेरी में आप डील करते हो तो उसमें दो ही फेजेस होंगे, HTML और उसका कंट्रोल। और अगर MVC में चले गए तो वहां पे HTML अलग, कंट्रोल अलग और डेटाबेस अलग। तो जहाँ 3 पार्ट में आपका प्रोजेक्ट डिवाइड हो गया, मॉडल, व्यू, कंट्रोलर, तो वो कहलाता है फ्रेमवर्क। और जहाँ पे खाली HTML और उसका कंट्रोल दिखाई पड़े उसको हम बोल देते हैं लाइब्रेरी। ठीक, तो ये प्रॉपर कोई डेफिनेशन नहीं है, हमने अपने अकॉर्डिंग जो समझ सकता है वो निकाल दिया। तो यहाँ पे क्या है, रिएक्ट की अगर बात करें तो ये है क्या, लाइब्रेरी, और करता क्या है, बिल्ड यूजर इंटरफेसेस। और दे रखा है इट इज डेक्लरेटिव। डेक्लरेटिव का मतलब क्या होता है, तो मतलब मान के चले पापा वाले गाइडलाइन, आज भाई सब छत पे झाड़ू लगेगी, उन्हें तो करना नहीं है, उन्होंने खाली क्या कर दिया, केवल बोल दिया, ऑर्डर दे दिया, तो उस चीज को हम बोल देते हैं डेक्लरेटिव। अगर मुझे कोई टैग बनाना है तो टैग बनाने के लिए मेरे को डिक्लेयर करना पड़ेगा कि कौन सा टैग और कौन सा डेटा, तो इस चीज को हम बोल देते हैं डेक्लरेटिव अप्रोच। ठीक, फंक्शंस की फॉर्म में समझे तो समझो सीधा फंक्शन और फंक्शन के अंदर आर्ग्यूमेंट। तो अब आपको क्या है कि बना बनाया फंक्शन मिलेगा, कितने आर्ग्यूमेंट डालने वो आपको खाली बताया जाएगा, उतने आर्ग्यूमेंट डालो, आपका काम हो गया, आपको पूरा सोर्स कोड लिखने की जरूरत ही नहीं रहती। ठीक, तो ये क्या है, अगर देखें तो यूजर इंटरफेस बनाने के काम आता है। और यूजर इंटरफेस अगर हम बनाए तो पेंट का एग्जांपल एक्सेस करना है पेंट पे, और मान के चले कि मेरे को क्या करना है, एक वेबसाइट बनाना है पूरा बना लेते हैं अपना वही सिंपल वाला प्रोटोटाइप, एक हेडर, एक बैनर, एक ले लेते हैं आर्टिकल, और एक ले लेते हैं ए साइट, और एक नीचे कंटेन कर लेते हैं फुटर। ठीक, अब अगर ये वाला कोड मेरे को HTML के साथ में अगर लिखना है तो कोई दिक्कत नहीं, हम एक ही सीट में पूरा का पूरा कोड लिख देंगे। लेकिन अब बोला जाए कि यही टेम्पलेट बनाना है लेकिन जावास्क्रिप्ट के फॉर्म में, तो अब अगर जावास्क्रिप्ट के फॉर्म में हम बनाएंगे तो सीधा सीधा ये बोलेंगे कि भाई इसके जितने पार्ट आपको दिखाई पड़ रहे हैं सारे पार्ट का एक फंक्शन बना लो। ठीक, तो अभी अगर देखें तो यहाँ पे जो भी एक बॉक्स हमें दिखाई पड़ रहा है, एक बॉक्स एक फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है, और रिएक्ट उसको फंक्शन ना बोल के कंपोनेंट बोलता है। ठीक, तो अगर फंक्शन की बात करें तो फंक्शन की कहानी क्या है, एक बार डिफाइन करो और मल्टीपल टाइम यूज कर लो। देखो क्या वही डेफिनेशन यहाँ पे है, रिएक्ट इज बिल्ड अराउंड द कॉन्सेप्ट ऑफ कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स का मतलब मान लो फंक्शन या तो क्लास। ठीक, दूसरा अगर देखें विच और सेल्फ कंटेन यूआई एलिमेंट्स। यूआई एलिमेंट्स का मतलब क्या, एलिमेंट का मतलब क्या, HTML के टैग, तो जो HTML के टैग है उनको ये कंटेन करता है। और क्या बोला है, दैट कैन बी रीयूज्ड थ्रू आउट योर एप्लीकेशन। तो फंक्शन वाला पार्ट दिखाई पड़ गया। नेक्स्ट पार्ट अगर देखें तो यहाँ पे आता है आपके पास वर्चुअल डॉम। अब वर्चुअल डॉम की कहानी क्या होगी, डॉम तो हमने पढ़ा है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। अब उसी डॉम की जगह दूसरा कीवर्ड आ गया वी डॉम। तो वी डॉम क्या कह रहे हैं, फ्लाई मतलब क्या, उड़ा देगा ये। ठीक है, और या फिर ऐसे कहानी समझो कि HTML का एलिमेंट मेरे पास बना है और मान लो H1 टैग है और दे रखा है ID इज इक्वल टू डेटा, और मैं चाहता हूँ मुझे H1 का डेटा चेंज करना है जावास्क्रिप्ट के थ्रू। तो नीचे जाके कोड क्या लिखते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID डॉट इनर HTML और डेटा पास कर देते हैं। तो अगर जावास्क्रिप्ट का ये कोड लिखा तो ये जावास्क्रिप्ट क्या कर रहा है कि जो ओरिजिनल डॉम है सीधा उसके ऊपर चेंजेस कर रहा है। ठीक, जैसे कि पापा को अगर कोई कंप्लेन तुमसे है तो डायरेक्ट बोलेंगे कि पहले माता जी को बोलेंगे, माता जी आपको बोलेंगे। ज्यादातर केस में आप घर में कोई ऐसा टास्क कर लोगे जिसमें घर वालों को लगे भाई साहब ये बिगड़ने वाला है, और फादर बोल रहे अगर हमने डायरेक्ट बोला कि सुनेगा तो वैसे ही नहीं, लेकिन जो डर वाला फील है वो खत्म हो जाएगा। तो इससे अच्छा वो क्या करेंगे, डायरेक्ट ना बोल के पहले माता जी को सुनाएंगे आधे घंटे, और फिर माता जी 15 मिनट का लेक्चर आपको देगी।
तो कहानी कैसी है, डायरेक्ट नहीं हो रही, कोई एक थर्ड पर्सन इन्वॉल्वमेंट कर लिया, तो इससे क्या है कि डिग्निटी आपस में मेंटेनेंस हो गई। यही काम वर्चुअल डॉम करता है, और वर्चुअल डॉम को हम बोल सकते हैं शैडो डॉम। तो ये करेगा क्या कि ओरिजिनल डेटा यहाँ रखा है, यहाँ जावास्क्रिप्ट रखा है, और बीच में आ जाएगा वर्चुअल डॉम। ये क्या करेगा, जो ओरिजिनल डॉम है उसी का एक कॉपी पीछे रखेगा, और हम वर्चुअल डॉम पे चेंज करेंगे, और जैसे ही इसके रिफ्लेक्शन में डेटा चेंज आएगा, ओरिजिनल वाला डॉक्यूमेंट देन इसको अडॉप्ट कर लेगा। तो बेनिफिट क्या होगा, पूरी की पूरी वेबसाइट में पता पड़े 10 कंपोनेंट दे रखे हैं, 10 फंक्शन दे रखे हैं, चेंजेस मेरे को केवल 2 पे ही चाहिए। ठीक है, तो होगा क्या कि अब पूरा पेज रेंडर नहीं होगा, जहां केवल डेटा चेंज होगा केवल वही चीज रिफ्लेक्ट होगी। ठीक, तो जैसे बोल सकते हैं परछाई वाला कॉन्सेप्ट, अगर कहीं आगे पीछे जा रहे हैं, छोटे बच्चों वाला एग्जाम्पल ले लो, तो उनको क्या मतलब है, बस खाली एक बंदा सामने होना चाहिए, और वो कोई भी हो, तो वो क्या करेंगे, उसी के पीछे लगे रहेंगे, आपसे इंटरेक्शन कुछ नहीं है लेकिन आसपास घूम रहे हैं, तो उस तरीके को हम बोल सकते हैं यहाँ पे वर्चुअल डॉम। अगला अगर देखें तो स्टेट मैनेजमेंट। स्टेट का मतलब क्या होगा, बिहेवियर बोल सकते हैं। कि स्टेट मैनेजमेंट की कहानी क्या है, तो सीधी सी कहानी ये मान के चलो कि अगर आपके पास कोई फंक्शन है और उस फंक्शन के थ्रू आपने कोई डेटा पास किया, और वो डेटा जाकर नीचे जाकर रिफ्लेक्ट करेगा, तो जहां पे चेंज वाली कहानी दिखाई पड़े उसको हम बोलते हैं स्टेट मैनेजमेंट। ठीक, सबसे गंदा एग्जांपल फेसबुक का पोस्ट, कि हमने एक पोस्ट बनाया, अभी जाके पब्लिश जाके कर दिया, तो थोड़ी देर बाद लाइक वाइक आने शुरू होंगे। तो जब पहली बार पोस्ट डाला तो लाइक कितने थे, 0, तो उसका स्टेट है 0। फिर 10 लोग लाइक कर गए तो स्टेट चेंज हो रहा है, 4 दिन बाद आ रहा है, धीरे धीरे लाइक बढ़ रहा है। तो जहाँ पे चेंजेस वाली बात दिखेगी उसको यहाँ पे हम बोलते हैं स्टेट मैनेजमेंट। लास्ट पार्ट अगर देखें तो जेएसएक्स। जेएसएक्स की कहानी यहाँ पे क्या है, तो जेएसएक्स का सिंपल सा मतलब है कि जो एचटीएमएल का कोड होता है, वही कोड अगर हमने रिएक्ट के अंदर लिखा तो उसको जेएसएक्स बोलते हैं। ठीक, और अगर डिफरेंशिएशन देखें तो जैसे आप क्या करोगे, कोई फंक्शन अगर हमने लिखा और फंक्शन के अंदर अगर एचटीएमएल का कोड हम लिखते हैं, तो क्या डबल क्वोट्स लगाते हैं या बैकटिक लगाते हैं? ये तो किया है ना, कि जहां जहां डॉक्यूमेंट डॉट आई लिखते सीधा बैकटिक लगाते थे, और बैकटिक के अंदर फिर एच1 में डेटा लिखते थे, और वेरिएबल लिखना होता था तो कर्ली के साथ वेरिएबल डिजाइन करते थे। तो अगर मेरे को कोई भी एचटीएमएल जैसा दिखने वाला डेटा जावास्क्रिप्ट के अंदर लिखना पड़ा, तो या तो सिंगल क्वोट्स, या तो डबल क्वोट्स, या तो बैकटिक लगता है, और ये एचटीएमएल के साथ की कैरेक्टरिस्टिक है। लेकिन यही सेम डेटा अगर हम रिएक्ट के अंदर लिखेंगे तो वो सिंगल क्वोट्स और डबल क्वोट्स लगते ही नहीं है, डायरेक्ट हम एचटीएमएल का कोड वहां पे लिख सकते हैं। तो बोल सकते हैं वहां पे जो अभी रिएक्ट में जो एचटीएमएल जैसा दिखने वाला कंटेंट होगा उसको जेएसएक्स बोलेंगे। ठीक, तो ये अगर देखें तो कितने पार्ट में डिवाइडेड है, 4। नेक्स्ट अगर देखें तो हमारे पास में आता है सेटअप रिएक्ट ऑन लोकल मशीन। तो नोट करो यहाँ से ये सारे स्टेप्स याद रखना। रिएक्ट का स्ट्रक्चर जितने अच्छे से आपको क्लियर है उतने अच्छे से आप उस पर इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। ठीक, तो नोट सबके पास इंस्टॉल्ड ही है, और नहीं तो यहाँ स्टेप में दे रखा है कि सेटअप में पहली चीज क्या चाहिए, नोड। नोड में अगर देखें तो npm-v और node-v यूज करके देखा था। तो अगर मान लो npm का वर्जन कभी कभी दिक्कत करेगा इंस्टॉलेशन के टाइम पे, तो उस टाइम पे हमें ये कमांड चलाना पड़ेगा। तो जब ये वाला कमांड लिखेंगे तो बॉक्स के अंदर रैप कर देंगे। हो सकता है अभी दिक्कत ना आए, लेकिन कभी भी अगर दिक्कत आई तो npm अपडेट करना पड़ेगा।
ठीक है, यहीं से मेथड्स लिखना शुरू करें। ठीक है, तो रिएक्ट को सेटअप करने की अगर बात करें, जैसे नहीं npm init लिख के डाला था, तो उसी का थोड़ा अच्छा सा वेरिएंट मेरे को यहाँ पे मिलेगा। तो रिएक्ट सेटअप करने के 3 तरीके हैं, तो लिखते जाओ सारे तरीके। मेथड 1 यूजिंग npm, npx और वाइड, तीनों ही लिखने हैं आपको। Hi, sir. Puneet, sir. Sir, I wanted to ask you something. Have you ever worked on Shopify Hydrogen? सर, कभी हाइड्रोजन पे आपने काम किया है क्या? सुना था, एक आज सुना है Shopify का। ठीक है सर। तो प्लीज सर आप डबल बैच कर दो मेरे ख्याल से। क्या सर? आप डबल बैचेस कर रहे हो क्या अभी यहाँ पे? पता नहीं सर, मैंने तो ये एक ही वाला ग्रुप है, एक दूसरा वाला ग्रुप है, दोनों में ऐड है। दूसरे वाले ग्रुप में कौन से वाले में ऐड हो आप? वो शायद उनका है, उपाध्याय सर का है। सर जी एक बार में एक ही बैच करना है, या तो उपाध्याय सर वाला करना है या तो ये वाला करना है। सर मैंने तो ज्वाइन भी आज ही किया है। आपकी मिस्टेक है ना, आप ग्रुप पे हमारे पास तो बहुत दिन से एडेड हो, या तो उपाध्याय सर वाला। ठीक है, कोई मैं कर लूंगा। नहीं दिक्कत कोई नहीं, आप कर लो, कोई समस्या नहीं, लेकिन रिएक्ट का और जावास्क्रिप्ट की जो एंट्री आपकी है वो अपने साइड से हम कंप्लीट करके भेजेंगे। हाँ ठीक है, आप लिख लीजिएगा। अगर आप बोलोगे रिएक्ट छूट रहा है तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। नहीं, मैं थोड़ी ना कह रहा हूँ आपको, आप लिख दीजिए इसमें कंप्लीट। मैं बता दूंगा, फिर जो रूल हमारे हैं वो बता दे रहे हैं। जी जी, आप कर दीजिए। और मेरी तरफ से आपको बिना क्या आपकी वॉइस ब्रेक हो गया सर? चलो कोई नहीं, आप लिख लो जी फिलहाल में। क्लियर है? तीनों ही मेथड लिख दिए। अब इन्हीं तीनों मेथड्स के अकॉर्डिंग, अब इससे ज्यादा मेरे को भी फिलहाल में कोई थ्योरी नहीं पढ़नी। पहले प्रोजेक्ट सामने आ जाए, फिर उसके बाद उसकी हालत देखेंगे, उसमें क्या क्या मिलता है, उसके अकॉर्डिंग हम डेटा पढ़ते जाएंगे और डेफिनेशन देखते जाएंगे। तो अभी अगर देखें तो मेरे को इतना पता लग गया कि 4 चीजें मेरे को मिलेंगी, और इन चारों को अगर मुझे यूज करना है तो कम से कम रिएक्ट का ऐप पूरा चाहिए होगा। तो रिएक्ट का ऐप अगर सेटअप करें तो 3 मेथड्स अवेलेबल है, और इन 3 मेथड्स की बात करें तो तीनों मेथड्स आपको जो डेटा देंगे या आपका जो वर्क फ्लो देंगे वो सेम रहेगा। ठीक, तो गंदा एग्जांपल इसका ऐसे ले लो, कुछ बर्गर वाला ले लो। ये बर्गर आपको खाने से मतलब है, जहां जहां मिल सकता है वहां से जाके खा लो आप। ठीक, तो ऐसी कुछ यहाँ ऑप्शन है, रिएक्ट आपको मिल रहा है, जहां जहां से मिले आप ले लो, और जिसके साथ कंफर्टेबल है उसी के साथ आप काम कर लो। लेकिन ज्यादातर केस में देखें तो अभी आपके पास जो लेटेस्ट है वो व्हाइट वाला यूज होगा। मतलब हम जितने बार भी रिएक्ट यूज करेंगे हमें ये मेथड को सीडीएम पे लिखना पड़ेगा सीएमडी? नहीं, बस खाली एक बार हम करेंगे, जब कोई नया प्रोजेक्ट सेटअप करेंगे तब हम इसका इंस्टॉलेशन करेंगे बार बार। ठीक है, जैसे अगर थर्ड मेथड यूज होगा हमेशा। ठीक, तो ज्यादातर लोग अगर थर्ड वाला यूज करें तो हम भी थर्ड वाले की साइड ही जाएंगे। ओके, ठीक है, तो डिफॉल्ट में देखें तो मल्टीपल वेरिएंट्स आपको मिल रहे हैं।
सबका काम करने का तरीका सेम है। या ऐसे एग्जांपल ले लो कि मेरे को खाली कॉलिंग करनी है और मैसेजिंग करनी है, कितने मोबाइल की डिवाइसेस अवेलेबल है मेरे लिए? तो ब्लैक एंड व्हाइट भी चलेगा, कलर्ड वाला भी चलेगा, एंड्रॉइड का भी चलेगा और एप्पल का भी चलेगा। तो मर्जी आपकी कौन सी। ठीक है, तो जो एप्पल वाले हैं भले ही पूरे दिन कॉल ना करें लेकिन चाहिए मोबाइल एप्पल का ही, तो उन्होंने अपना स्टैंडर्ड मेंटेनेंस करके रखा हुआ है, काम वही हो रहा है सबके पास में। तो वही कुछ कहानी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। ठीक, तो जैसे अगर मान लो पहला मेथड अगर हम यूज करें, तो पहला मेथड क्या है, तो ये npm के साथ में यूज होता है। तो कमांड अगर देखे तो हमने लास्ट टाइम लिखा था npm init, तो पैकेज बनता था। और अब हमें क्या करना है, इसमें देखा जाए तो रिएक्ट के लिए आपके पास कमांड दे दिया npm init के साथ में, कमांड का नाम है create hyphen app स्पेस ऐप का नाम। तो जहाँ टैग ऐप लिखा है ये आपकी ऐप का नाम है। ठीक, और जब हमने npm init करके चलाया था तो ये बोला था जो फोल्डर का नाम रहेगा वही पैकेज का नाम रहेगा। ठीक, तो सारे नॉर्म्स यहाँ सेम है, बस खाली मेरे को कॉन्फ़िगरेशन कम से कम करनी है। तो हमने पहला वाला ये कमांड कॉपी किया और इसके लिए ट्राई कर लेते हैं कि डेस्कटॉप के हटके सेकंड राइट में मूव कर लेते हैं यहीं पे। आपका वीकडे और 11:30। ठीक, और इसी फोल्डर के अंदर जाते हैं और सीधा cmd पे इसको एक्सेस कर लेंगे। जो कमांड आपके पास लिखा है पूरा का पूरा कमांड डाल दो और यहाँ पे जाके इसको रिमूव कर लेते हैं और नाम लिख लेते हैं इसका हेलो हाइफन ऐप। हेलो प्रोग्राम करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पहला, वही हेलो नाम से ऐप बना लेंगे। यहाँ पे बस एक कमांड लिखना है और लिख के ऐसे छोड़ देना है, ये अपने आप ही सब कुछ सेटअप कर लेगा। ठीक, और अगर किसी ने ये कमांड डाला और चला ही नहीं तो वो क्या करेगा, तो वो अपने पास सिस्टम में देखेंगे तो अगर ये कमांड लिखने पे नहीं चला या अगला वाला हमने अडॉप्ट किया ये वाला सेटअप चल ही नहीं रहा प्रॉपर, तो उस केस में पहले ये कमांड चलाएंगे। तो सीधा cmd खोलो और ये कमांड लिख के एंटर मार दो, तो जो आपका लेटेस्ट वर्जन होगा npm का वो सेटअप कर देगा। क्योंकि रिएक्ट का वर्जन देखिए तो मैंने तो और मोस्टली हम चाहेंगे लेटेस्ट वाले के साथ भी। तो अगर npm का वर्जन लेटेस्ट वाला है तो लेटेस्ट रिएक्ट की ऐप भी आपको मिलेगी, तो दोबारा नोड अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल करने की जरूरत ही नहीं होती। ठीक, तो यहाँ पे अगर सेटअप करके देखें तो ये कुछ अभी चल रहा है और अपने पास कॉपी के नीचे लिखो पैकेजेस नेम। पैकेज नेम। ठीक, तो जैसे ही हम कमांड यहाँ पे ये वाला डालेंगे तो ये मेरे लिए ना ये 4 पैकेज डाउनलोड करेगा। और पैकेज का मतलब मॉड्यूल। तो जहाँ हमने इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाला काम किया था तो भी हम ये मान के चलेंगे मेरे को बने बनाए डेटा मेंबर्स, फंक्शंस और क्लासेस मिलेगी, बस उनको अडॉप्ट खाली हमें करना है यूजिंग इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। तो 4 पैकेज के नाम लिखो। पहला पैकेज है रिएक्ट, दूसरा पैकेज आपको मिलेगा रिएक्ट हाइफन डॉम, ठीक, तीसरा आपको मिलेगा रिएक्ट हाइफन स्क्रिप्ट, ठीक, और साथ में आपको मिलेगा CRA टेम्पलेट। तो जैसे ये कमांड हम लिख के डालेंगे ये 4 मॉड्यूल या 4 पैकेज हमारे पास इंस्टॉल्ड हो जाएंगे। ठीक, डाउनलोड होने में थोड़ा सा टाइम लगा सकता है, अप्रोक्सीमेट मान के चलेंगे 300 MB का डेटा ये डाउनलोड करेगा। फोर्थ वाला CRA टेम्पलेट, तो जब आप इंस्टॉल करोगे ये अपने आप ऊपर हाईलाइट में दिखेगा। कंप्लीट। और जैसे ये चला तो अभी देखो यहाँ पे क्या दे रहा है, नोटिस दे रहा है
अगर ये वाला लाइन देखें तो अपडेट इसका आ चुका है। अभी अगर देखें तो मेरे पास अवेलेबल है यहाँ पे 10.8.2 और नया कौन सा आ चुका है 10.9.0। तो अभी अगर देखें तो मेरे पास अपडेट करने के लिए नोटिस दे रहा है। वैसे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अगर इंस्टॉल नहीं हो रहा होता तो ये कमांड हम लिख के एक बार और रन करा देते हैं। ठीक, तो पहला काम अगर देखें तो ऐप हमारे पास सेटअप हो गया और पहला लाइन का काम खत्म हो गया। यहाँ से अगर रेक्टिफिकेशन करना चाहे तो ये एक लाइन हमने उठाना है, कॉपी करके पेस्ट। फिर दूसरा क्या बोल रहा है cd स्पेस ऐप का नाम। तो cd स्पेस ऐप का नाम अगर हम कर लें तो यहाँ पे जाके नीचे गए और लिख देना है जाके हमने cd स्पेस ऐप का नाम क्या लिखा था हेलो हाइफन ऐप। पहुंच गए ऐप के अंदर। अब जैसे यहाँ पे पहुंचे अब ये प्रोजेक्ट के अंदर में पहुंच चुके हैं। कोड करना है तो हम लिख देंगे कोड स्पेस डॉट। VS कोड पे पहुंच गए। और अब अगर देखें तो यहाँ पे क्या है कि मेरे पास जब हमने ये प्रोजेक्ट सेटअप किया तो देखो हेलो ऐप नाम का फोल्डर बन गया और फोल्डर के अंदर में क्या क्या चीजें मिली। कॉपी में हेडिंग डाल दो रिएक्ट डायरेक्टरी स्ट्रक्चर। 3 फोल्डर है और 4 फाइल्स हैं, सबके नेम लिख दो और एक के नीचे एक करके लिखेंगे। सबका डैश करके मीनिंग लिखते जाएंगे कौन सा फोल्डर क्या कर रहा है। लास्ट पर मुझे मीडिया स्क्रीन वाला किसी ने दिखाया नहीं मेरे को। बनाया तो फोटो एक बार भेज देना, मुझे तसल्ली हो जाएगी। हाँ ठीक है, कुछ तो करा पाए कम से कम। सर आउटपुट का फोटो भेजना है सर। हाँ जी, ग्रुप पे डाल दे रहे हैं आपको जो मीडिया स्क्रीन का लास्ट टाइम दिया फोटो सर करके ग्रुप पे डाल दो, पता लगता है हमें भी और डीपैड वालों को पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं। सर आपने कोड शेयर नहीं किया था कोडिंग। मीडिया स्क्रीन वाला चलो जी आज लैपटॉप ही टूट जाता है ना ये अभी सब ठीक है ना तभी बना के भेज पाएंगे। चलो जी हम आज ही भेज देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखिए तो कितने 4 फाइल्स मिल रही हैं और 3 फोल्डर्स मिल रहे हैं। तो पहला फोल्डर अगर देखें तो एक लिख रखा हुआ है नोड मॉड्यूल, तो उसके आगे डैश करके लिख दो डिपेंडेंसी। डिपेंडेंसी का मतलब क्या है, तो अभी हमने रिएक्ट डॉम, रिएक्ट स्क्रिप्ट और CRA टेम्पलेट ये 4 मॉड्यूल डाउनलोड हुए। अब वो 4 मॉड्यूल का जो मेन कोड है वो आपका गया होगा नोड मॉड्यूल्स के अंदर में। ठीक, और अगर भी नोड मॉड्यूल के अंदर जाए तो डाले हमने केवल 4 और वो 4 भी कुछ अदर्स मॉड्यूल के ऊपर डिपेंड करते होंगे। या रिएक्ट के साथ में देखें तो रिएक्ट की अपनी और कुछ बेसिक फंक्शनलिटी होगी और उसके साथ की भी कुछ ना कुछ मॉड्यूल होंगे। तो ये क्या करेगा, जितने भी रिएक्ट से रिलेटेड बाय डिफॉल्ट वाले मॉड्यूल जो यूज होते ही होते हैं वो सारे एक साथ ही डाउनलोड कर देता है। तो इस फोल्डर के अंडर में हम कोई भी चेंजेस ही नहीं करते कभी। ठीक, तो ये कुछ ऐसे कहानी मान के लो कि आपने सिस्टम में कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिया और इंस्टॉल करने के बाद आप वो सॉफ्टवेयर खाली यूज करते हैं या ये देखने जाते हैं कि इसका डेटा पड़ा कहाँ है। कि मोबाइल फोन अगर लाता है तो सीधा लाए चलाना शुरू करता है। ऐसा तो नहीं करते कि रात में दिमाग में आके ढक्कन खोल के देखें रैम कहाँ लगा है, करते हैं ऐसा कुछ। तो अगर मोबाइल फोन के साथ वैसा नहीं करते तो सेम वही कहानी नोड मॉड्यूल की है। तो इसके साथ में अगर देखें तो हमारा कोई इंटरेक्शन ही नहीं होता, जो हम डाउनलोड करेंगे वो इसके अंदर में जाएगा। और अभी अगर देखें तो कितने MB डाउनलोड किया है इसने 237 और टोटल अगर पैकेजेस देखें तो कितने 873। और इससे पंगा लेने का मतलब ये हुआ
या तो आप 4-5 साल रिएक्ट पे काम कर लो और फिर पंगे लेने जाओ तो सारा कोड समझ में आएगा। और अगर अभी आपने पंगे लिए तो ना रिएक्ट आएगा ना ये आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखें तो इस फोल्डर के साथ में हमें कुछ करना ही नहीं होता। सेकेंड फोल्डर अगर देखें तो पब्लिक के आगे डैश करके लिख दो टेम्पलेट फाइल। ठीक है, और ब्रैकेट में लिख देना स्टैटिक डेटा। और एग्जाम्पल के तौर पे अगर लिखना चाहो तो आप लिख देना HTML। ठीक है, तो जो पब्लिक वाला फोल्डर है, तो पब्लिक का मतलब ये हुआ कि जैसे रियल वर्ल्ड में अगर चले जाओ तो पब्लिक का मतलब क्या, इसको हर एक बंदा यूटिलाइज कर ले वो पब्लिक चीज आपके पास में होगी। तो ऐसे प्रोजेक्ट में जो आपके पास टेम्पलेट की फाइल होगी वो पब्लिक नाम के फोल्डर के अंदर में होगी। नेक्स्ट अगर देखें तो फोल्डर कौन सा है, SRC आगे डैश करके लिख दो डेवलपर वर्क स्पेस। डेवलपर वर्क स्पेस का मतलब क्या है कि जितना काम हमें करना है रिएक्ट में वो हम SRC फोल्डर के अंदर में करेंगे। ठीक, नेक्स्ट अगर देखें तो अब आ जाते हैं 4 फाइल्स के ऊपर। पहली फाइल कौन सी है, .gitignore। gitignore का काम क्या होगा कि अब जैसे मान लो ये तो अभी जो हमने प्रोजेक्ट यहाँ सेटअप किया, इस चीज को हम बोलेंगे डेवलपमेंट वर्जन। ठीक, और लेकिन जब मुझे यही प्रोजेक्ट किसी के सर्वर पे डालना होगा तो हम बनाते हैं बिल्ड। और जब बिल्ड बनाएंगे तो यहाँ से कुछ फोल्डर्स ऐसे होंगे जो बिल्ड के साथ में जाते ही नहीं। ठीक है, तो ये क्या करता है कि आपके पास जो भी डेवलपमेंट के टाइम पे फोल्डर्स या फाइल्स आपकी जो रिक्वायर्ड है वो बिल्ड के टाइम पे यूज ही नहीं होगा। तो जब बिल्ड बनेगा तो उसको बताना पड़ेगा कौन कौन से फोल्डर को आपने स्किप करना है। ठीक, तो जिन जिन फोल्डर्स को मेरे को सर्वर पे डिप्लॉय नहीं करना होता उनको स्किप करने के लिए यहाँ पे कोड अपना ऐड कर दें। और अगर देखें तो ये फाइल कंप्लीट बना बनाया मिल जाए, हमें कोई भी चेंजेस ही नहीं करना। ठीक, तो गेट इग्नोर मतलब जब भी गेट वगैरह के साथ काम करोगे तो सारा डेटा लेके नहीं जाएगा, कुछ सिलेक्टेड डेटा लेके जाएगा। बाकी जो डेवलपमेंट वर्जन का डेटा होगा वो ही छोड़ेगा। तो इसका मेंटेनेंस रखा जाता है गेट इग्नोर्स में। अगला अगर देखें तो पैकेज डॉट जेसन, ये क्या रखता है, तो वहां पे डैश करके लिख दो ऐप मेटा डेटा। नहीं, आपके पास सोर्स कोड होना चाहिए। हम जब क्लाइंट को देंगे तो बिल्ड देंगे, सोर्स कोड देंगे ही नहीं। ज्यादा पैसे देगा तो सोर्स कोड भी देंगे। ठीक है, अगर इसका गंदा एग्जांपल लेना चाहो तो फोटोशॉप से बड़ा अच्छा क्लियर हो सकता है। तो फोटोशॉप में अगर कोई भी काम करता है तो .psd की फाइल बनती है जब काम करता है, और जब क्लाइंट को डेटा देना होता है तो JPG या PNG में डेटा दिया जाता है। तो जो PSD फाइल है वो डेवलपर की है और जो क्लाइंट की फाइल है वो होगा उसको प्रोसेस करने के बाद जो रिजल्ट आया वो उसका। ठीक, ज्यादा पैसे होंगे जब पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा तो एंड में सोर्स कोड दे सकता है, उससे पहले नहीं। लेकिन अभी HTML CSS के साथ में दिक्कत क्या थी कि जो काम किया पूरा ही देना पड़ता था, और क्लाइंट आधे पैसे देके प्रोजेक्ट लेके भाग सकता था। बाकी काम आपके प्रोजेक्ट से आधे पैसे में किसी दूसरे को फ्रीलांस पे दे सकता था। तो ये जो जुगाड़ चल रहा था वो रिएक्ट ने खत्म कर दिया कि जिसके पास सोर्स कोड है, सोर्स कोड तभी मिलेगा जब पूरा प्रोजेक्ट आप पेमेंट कर दोगे तब। उससे पहले बिल्ड जितनी बार चाहिए हमसे ले लो। ठीक, तो यहाँ पे अगर देखें तो जो पैकेज डॉट जेसन है इसको हम बोल देंगे मेटा डेटा फाइल। मेटा डेटा फाइल का मतलब गंदा एग्जांपल ले लो तो मान के चलो कि ड्यूकैट के बाहर यही बंदा खड़ा हो जाए और उसके पास एक लिस्ट हो, जो स्टेयर से ऊपर आए वो लिस्ट में खाली आपको मार्क आउट करे, ना उसने पढ़ाना है ना उसने फीस लेनी है, कुछ नहीं करना। बट जितने लोग ड्यूकैट के अंदर में आए सबकी एंट्री वो जरूर मेंटेनेंस करके रखेगा। तो ऐसी ऐप के अंदर क्या क्या पैकेज है, क्या क्या मॉड्यूल्स आपने इंस्टॉल कर रखे हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन आपके पास रखी होती है पैकेज डॉट जेसन में। ठीक, अब यही पैकेज डॉट जेसन में क्या होगा कि जब फर्स्ट टाइम पे हम प्रोजेक्ट बनाते हैं तो पैकेज डॉट जेसन अगर हम मैनुअली बनाते हैं तो लॉग डॉट जेसन की फाइल नहीं आती।
लेकिन जैसे ही आप कोई मॉड्यूल इंस्टॉल कर लेते हो तो उस मॉड्यूल को परमानेंटली पैकेज डॉट जेसन में भी डाल दिया जाता है, सॉरी पैकेज हाइफन लॉग डॉट जेसन में डाल दिया जाता है, तो इसको बोल देते हैं लॉग फाइल। दोनों में डिफरेंस क्या होगा, ये मास्टर फाइल होगी और ये ऐप के लिए यूटिलाइज हो रहा होगा। और इसी के साथ में अगर देखें तो एक फाइल बनता है और आपका readme.md, और ये होता है डॉक्यूमेंटेशन फाइल। तो लिख दो डैश करके डॉक्यूमेंटेशन फाइल। ठीक है, और यहीं से अगर प्रोनाउंस करके देखा जाए तो अगर कोई बंदा बोले रिएक्ट का ऐप अगर हमने सेटअप किया तो कितने फोल्डर्स और कितनी फाइल्स मिलती हैं, 3 फोल्डर और 4 फाइल्स मिलती हैं। 3 फोल्डर्स के नाम नोड मॉड्यूल पब्लिक एसआरसी, फाइल के नाम गेट इग्नोर, पैकेज डॉट जेसन, पैकेज हाइफन लॉग डॉट जेसन और रीडमी डॉट एमडी। इतना याद हो गया। तो पहला स्ट्रक्चर अगर देखते हैं तो ये पूरा लर्न हो गया। अब इसी स्ट्रक्चर को अगर हम एक एक करके एक्सेस अगर करना चाहें तो ये तो कंफर्म है इसके पास तो जाते ही नहीं। और एसआरसी अगर पब्लिक वाले फोल्डर की बात करें तो ये टेम्पलेट फाइल होल्ड करता है, और अगर टेम्पलेट फाइल की बात करें तो उसके भी कुछ स्टैंडर्ड्स हैं। तो अगर टेम्पलेट फाइल में यहाँ पे जाए तो पब्लिक वाला डेटा अगर हम एक्सेस करें फिर से यहाँ पे कुछ फोल्डर्स और फाइल्स मिल रही हैं। तो अगला अपनी कॉपी में फिर से नीचे हेडिंग डाल दो पब्लिक डायरेक्टरी स्ट्रक्चर। ठीक है, फिर से सारे नेम लिख डालो। है ना, नेम एक के नीचे एक करके लिखना। ठीक है, फैब आइकन डॉट आईसीओ के आगे डैश करके लिख दो आइकन 5। ठीक, और आइकन ये कौन सा वाला है, तो टाइटल वाला। दूसरा इंडेक्स डॉट एचटीएमएल के आगे लिख दो टेम्पलेट फाइल, और यहाँ पे एचटीएमएल की केवल यही एक फाइल होती है और कोई फाइल ही नहीं बनती। ठीक, अगला अगर देखें दे रखा है लोगो डॉट पीएनजी और लोगो डॉट पीएनजी, दोनों में एरो लगा के लिख दो इमेज फाइल। तो जैसे हम IMG SRC में लगा के नहीं इमेज डालते थे, तो ये वो वाली फाइल्स हो गई। कौन सा नहीं, वो अलग अलग साइज दे रखे हैं। अगर देखा जाए तो ये दोनों जो इमेज के फाइल हैं ये आइकन्स वाले ही हैं। कि अगर डिफॉल्ट आइकन देखें तो ICO चलेगा, लेकिन टैबलेट में अगर चले जाए या मोबाइल में चले जाए तो एप्पल और एंड्रॉइड, तो उनके भी आइकन चाहिए होंगे। तो अगर एप्पल या एंड्रॉइड में उनके आइकन्स अगर रिक्वायर्ड होंगे तो फिर ये 2 साइज दे रखे हैं। पहला साइज है 192, तो ये होगा 192 मल्टीप्लाई 192। दूसरा अगर देखें 512 मल्टीप्लाई 512, और दोनों ही परफेक्ट स्क्वायर में होंगे। ठीक, तो ये दोनों ही अगर देखें तो आपके पास इमेजेस वाले फाइल है नॉर्मल, जो कि आइकन्स के साथ में एसोसिएटेड होता है। नेक्स्ट अगर देखें वो दे रखा है मैनिफेस्ट डॉट जेसन, और यहाँ पे लिखो कैच फाइल, कैशिंग फाइल, कैशिंग या कैच फाइल लिखो। इस कैश फाइल का काम क्या रहेगा, तो इस कैश फाइल का काम खाली इतना है कि जब मैं HTML का पेज अगर लोड कराता हूँ ब्राउजर में तो उस टाइम पे क्या होगा, कुछ इमेजेस या डेटा आपने रखा होगा, या फिर अगर देखें थीम वगैरह मेंशन हमने कर रखी होगी, तो अब होगा क्या कि जैसे फर्स्ट टाइम वेबसाइट खोला और 4 इमेजेस लगी थी, तो चारों इमेजेस के पास ब्राउजर पहले इंस्टॉल करके लाएगा।
लेकिन जब एक बार वेबसाइट लोड हो गई तो वही चारों इमेजेस को कैशिंग करके वो ब्राउजर में डाल देगा, जिससे नेक्स्ट टाइम पे जब वेबसाइट ओपन करोगे तो वो थोड़ा ज्यादा स्मूथ लोड होगा। तो जो कैशिंग मैनेजमेंट सिस्टम है वो रिएक्ट में बना बनाया मिलता है। तो अगर मान के चलते ही मेरे कोई बंदा बोलता है कैशिंग मैनेजमेंट बनाओ HTML CSS के साथ में, तो मैं इस फाइल को और वहां रख दूंगा, ठीक। और PHP में तो जरूर रखो कैशिंग.json की फाइल, तो वो सारा कैशिंग मैनेजमेंट आपको लाके देगा। नेक्स्ट अगर देखें तो लास्ट फाइल बनता है robot.txt और वहां पे डैश करके लिख दो सोशल मीडिया बॉट्स, सोशल मीडिया बॉट्स, ठीक। सोशल मीडिया बॉट्स की अगर कहानी समझे तो मान लो हमने अपना ऐप कोई लाइव कर दिया रिएक्ट के साथ में, तो उसका कोई ना कोई यूआरएल बनेगा और अब हमने वो यूआरएल कॉपी किया और व्हाट्सएप में जाके चैटिंग पे जाके पेस्ट कर दिया, और जैसे ही हम चैटिंग में जाके वो यूआरएल पेस्ट करेंगे तो ऑटोमेटिक वो छोटा सा टेम्पलेट बना देगा, टाइटल आ जाएगा, डिस्क्रिप्शन आ जाएगा और इमेज आ जाएगा, और हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में जहां जहां उसको डालोगे वो बाय डिफॉल्ट यही कैरेक्टरिस्टिक दिखाएगा। तो इस चीज को हम बोलते हैं सोशल मीडिया बॉट्स, ठीक। तो अगर मुझे क्या करना है, अपने ऐप को सोशल मीडिया पे अगर लेके जाना है तो उसमें बॉट्स को अलाउ करना होगा। और अगर आप चाहते हो कि मेरा कोई ऐसा प्रोजेक्ट या ऐसा कोई पेज है जो सोशल मीडिया पे ना दिखाई पड़े, तो ना दिखाने वाले पेज कौन से हो सकते हैं, जैसे कि abc.com नाम का डोमेन है और /admin। तो जो एडमिन वाला पेज है वो तो खाली हमारे लिए बना है, दुनिया से तो कोई मतलब ही नहीं है। अब पता पड़े कोई बंदा उस एडमिन का यूआरएल भी डाल रहा है, उसका भी टाइटल और डिस्क्रिप्शन निकल के आ रहा है, तो वो चीज नहीं आनी चाहिए। तो ये बोलता है जिन पेजेस को सोशल मीडिया पे क्रॉल नहीं करवाना है उनको अलाउ या डिसअलाउ अगर करना है तो वो हम robot.txt पे करते हैं, ठीक। बस खाली मीनिंग देखेंगे, कल से इनके ऊपर काम करेंगे। अगले पोर्शन में अगर हम चले जाएं तो पब्लिक के बाद कौन सा फोल्डर मिला, SRC, और ये डेवलपर के लिए बना हुआ है, तो नोट करो फटाक से SRC डायरेक्टरी स्ट्रक्चर, और फिर से सारे नेम लिख दो। ठीक है, तो यहाँ के खाली नेम्स लिख रहे हैं, मीनिंग हम निकालेंगे कल से। तो अभी आपके पास में क्या है कि ये रिएक्ट का अगर पैटर्न देखें तो तीनों मेथड लिखे हुए हैं, तो आपने क्या करना है, इन तीनों मेथड्स के थ्रू 3 ऐप बना के रख लेंगे। पहला वाला जब आप चलाएंगे तो नाम लिखेंगे हेलो ऐप, दूसरा जब यहाँ पे हम चलाएंगे तो उसका नाम लिखेंगे टेम्पलेट ऐप, और तीसरा जब व्हाइट वाला अगर देखें तो ये चलाना चाहे तो चला सकते हैं, नहीं तो एटलीस्ट एक काम करेंगे npm और npx के थ्रू 2 प्रोजेक्ट सेटअप करके लेके आएंगे, ठीक है। और अगर आपके पास डेटा या नेट कम है तो डिफेंसी कम से कम डाउनलोड करके लेके जाएंगे, क्योंकि 2 डाउनलोड करने का मतलब है 600 MB, एक मूवी गायब हो जाएगी आपकी, उसके साथ डिफेंट से ही सेटअप करके जाएंगे दोनों ही।